अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। हमने फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 4 में पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया, हमने लर्न भी कर लिया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब टेंशन होती क्या है? जब भी हम किसी बॉडी को जिसका वेट W हो उसको हम किसी भी स्ट्रिंग से अटैच करें तो वो वेट जो है वो उसको डाउनवर्ड लेके जाएगा उस बॉडी को, बट जो स्ट्रिंग होगी वो उस बॉडी को अपवर्ड लेके जाएगी। तो ऐसी फोर्स जो इस बॉडी को अपवर्ड लेके जा रही है और जो कि स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है उसको हम टेंशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई भी बॉडी किसी स्ट्रिंग से अटैच करें, उसको अपने हाथ में पकड़ें, तो वो जो स्ट्रिंग के अंदर जो एक टेंशन होगी जो इसको अपवर्ड अपनी तरफ खींचेगी उसको हम टेंशन इन द स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो टेंशन क्या है? एनी फोर्स दैट एक्ट्स अपवर्ड इन अ स्ट्रिंग इज नोन एज टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम इस टेंशन इन द स्ट्रिंग के बेसिस पे दो केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, मोशंस ऑफ द बॉडी इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक है, फ्रिक्शनलेस पुली क्या है? फ्रिक्शनलेस पुली ये है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है फ्रिक्शनलेस पुली। फ्रिक्शनलेस पुली मतलब इसमें से जो स्ट्रिंग है वो पास कर रही है। ठीक है, मूव कर रही है, इजीली पास कर रही है। सबसे पहले हम इसका केस नंबर 1 पढ़ेंगे, व्हेन द बॉडीज़ मूव वर्टिकली। ठीक है, जब बॉडीज़ वर्टिकली मूव कर रही हैं, वर्टिकली मतलब नीचे, वर्टिकल का मतलब क्या होता है? नीचे की साइड। ठीक है, तो व्हेन द बॉडीज़ मूव वर्टिकली, इसमें हमने दो स्ट्रिंग्स ले ली हैं, ये स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये स्ट्रिंग्स हैं और ये दो बॉडीज़ हैं, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। ठीक है, बॉडी ए का वेट क्या है? W1। बॉडी बी का वेट क्या है? W2। W1 हमें पता है, वेट का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, W = mg होता है। तो W1 क्या हो गया? m1g, और g तो कांस्टेंट रहता है इसलिए हमने g पे कोई नंबरिंग नहीं की, और W2 क्या हो जाएगा? m2g। ठीक है, तो ये क्या है? इनका वेट हो गया। बॉडी ए का मास m1 है, बॉडी बी का मास m2 है, और जो फोर्स स्ट्रिंग के अंदर अपवर्ड लेके जा रही है वो है T, टेंशन, और जो फोर्स बॉडी को नीचे लेके आ रही है वो है वेट m2g। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हमारी डायग्राम की एनालिसिस। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है? हम ये पढ़ेंगे केस। अब ये जो केस मैंने अच्छी सी राइटिंग में लिखा है ये आपको अपनी कॉपीज़ में एज इट इज़ करना है और ये वाली डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, जब भी इसकी डेरिवेशन आएगी कोई सा भी केस आ सकता है, केस 1 भी आ सकता है, केस 2 भी आ सकता है, और दोनों भी आ सकते हैं। तो आप लोगों ने ये दोनों अच्छे तरीके से, जिस तरह मैंने लिखा है ये पूरी प्रेजेंटेशन के साथ, आपने इसी तरह से अपनी कॉपीज़ में करना है। फिर मैं कॉपीज़ भी मंगवाऊँगी और वो चेक भी होंगी। ठीक है, हम इसको साथ साथ रीड कर लेते हैं। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग अनइक्वल मासेस m1 एंड m2 कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली इन सच अ वे दैट द टू बॉडीज हैंग वर्टिकली। ठीक है, हमने क्या किया? हमने दो बॉडीज़ ले ली। ठीक है, दो बॉडीज़ हमने ले ली हैं। ठीक है, ए एंड बी। ए का मास अनइक्वल मास मतलब ए का मास बड़ा होगा, बी का मास छोटा होगा। ठीक है, इनको हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया स्ट्रिंग से, जो किससे पास कर रहे हैं? फ्रिक्शनलेस पुली से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये दोनों बॉडीज़ वर्टिकली हैंग कर रही हैं। अब हम सपोज़ कर लेते हैं क्या कि m1 जो है वो m2 से बड़ा है। हमने सपोज़ कर लिया कि बॉडी ए जो है वो उसका मास बॉडी बी से बड़ा है और एक्सेलरेशन क्या है? a है। ठीक है, ये क्या है? m1 इज़ ग्रेटर देन m2। ठीक है, तो एक्सेलरेशन a है ऑफ बोथ बॉडीज़ एंड t बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, t क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग है। अब हम देखेंगे कि जो बॉडी a है उस पर कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। हमने हेडिंग डाल दी फोर्सेज ऑन बॉडी a। वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी क्या है? बॉडी का जो वेट है वो क्या कर रहा है? एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। वेट क्या है? W1 इज इक्वल टू m1g, क्योंकि ये बॉडी a के लिए है और a के लिए हम 1 यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स। और टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या करेगी? हमेशा बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाएगी। जब भी हम किसी बॉडी को स्ट्रिंग से अटैच करेंगे वो अपनी जगह पे रहती है। क्यों? क्योंकि टेंशन और वेट उसने उस बॉडी का बैलेंस किया हुआ है। टेंशन ऊपर की तरफ खींचती है और वेट नीचे की तरफ लेके जाता है। ठीक है, अब हमें पता है सिंस वी नो दैट m1 इज़ ग्रेटर दैन m2। ठीक है, m1 क्या है? m2 से बड़ा है, तो इसीलिए बॉडी जो a है वो नीचे जा रही है। हमें पता है कुछ अगर एक भारी चीज़ और एक हल्की चीज़ अगर किसी तराजू में भी होगी तो भारी चीज़ हमेशा नीचे जाती है। तो इसी तरीके से हमें पता चल गया कि हम अपनी पिक्चर में देख सकते हैं बॉडी a क्या है? वो ज़्यादा नीचे है बॉडी b से। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि बॉडी a जो है वो हैवियर है, तो उसका जो वेट होगा, एक टेंशन है जिसको ऊपर लेके जा रही है और
वेट जो है उसको नीचे लेके जा रहा है। तो क्या चीज़, अगर तो टेंशन ज़्यादा होती है बॉडी ऊपर जाती है, वेट ज़्यादा है इसीलिए बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि वेट इज़ ग्रेटर दैन टेंशन, ठीक है, यानी कि जो बॉडी का वेट है वो टेंशन से बड़ा है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब नेट फोर्स ऑन द बॉडी ए क्या है, वेट और टेंशन की हम एक इक्वेशन बना लेंगे। नेट फोर्स यानी फोर्स मतलब एफ और 1 के लिए है तो इसीलिए F1 लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू W1 माइनस टी। अब हमने W1 से T को क्यों माइनस किया, हमेशा हम बड़े से छोटे का माइनस करते हैं। तो वेट क्या है, टेंशन से बड़ा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ जा रही है और वेट नीचे की तरफ लेके जाता है। तो हमने W से T को माइनस कर दिया, W1 माइनस टी। W क्या होता है हमें पता है, mg होता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया m1g माइनस टी। ये इक्वेशन 1 हो गई। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, हमें पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है F इज इक्वल्स टू ma। तो हमने बॉडी 1 के लिए कर दिया F1 इज इक्वल्स टू m1a। अब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे, इनकी इस वाली साइड को हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। हमने कंपेयर कर ली तो ये इस तरह से आ गई इक्वेशन नंबर A, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से कंसीडर द फोर्स ऑन बॉडी B, ठीक है। सबसे पहले तो उसका वेट हो गया, दूसरी इसकी टेंशन हो गई। लेकिन अब इस केस में क्या है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या है कि टेंशन ज़्यादा है वेट से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेंशन इज़ ग्रेटर देन वेट, और फिर T में से हम माइनस करेंगे वेट को, ठीक है। हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू ma, और उसको हम फॉर बॉडी B कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। अब हम दोबारा से इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, इनकी येली साइड्स को, तो हमारे पास इक्वेशन भी आ गई। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन और टेंशन का फार्मूला निकालना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला किस तरह से निकलता है, एडिंग इक्वेशन A एंड B वी गेट। अब ये इक्वेशन A जो आई थी ये, and this equation B, we will add these two equations so that we can get the formula for acceleration। m1 प्लस m1 जो सेम साइड से वो ऐसे ऐड हो जाएंगी, और जो इस तरह की थी वो इस तरह से ऐड हो जाएंगी। टेंशन का दोनों को साइंस अपोजिट हैं और टेंशन सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। अब ये इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, m1 m2 एक्सेलरेशन दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, g कॉमन है, हमने यहाँ g कॉमन ले लिया। इसको अरेंज कर देंगे, एक्सेलरेशन यहीं रहेगी, ये यहाँ जाके डिवाइड में आ जाए, क्योंकि ये यहाँ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का एक फार्मूला आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टेंशन का फार्मूला निकालना है। टेंशन के लिए हम इक्वेशन A को इक्वेशन B से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम इक्वेशन B ऊपर रखेंगे, इक्वेशन A नीचे रखेंगे। हमने डिवाइड कर दिया, A से A कैंसिल, ठीक है, ये इस तरह से आ गई। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई पे हमें पता है m1 को इससे करेंगे और m2 को इससे करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद यहाँ भी हम क्या करेंगे, m1 को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ हम क्या करेंगे, m2 को हम इस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी, ठीक है। यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने ये इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे, ताकि सेम चीज़ें एक साइड पर हो जाएं, ठीक है। तो ये इस तरह से फिर ये क्या हो जाएगा, m1 m2g प्लस m1 m2g 2m1 m2g, और फिर टेंशन यहीं रहेगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया हमारा केस 1। केस 2 इसी तरीके से आप लोग करेंगे। इसका बॉडी ए तो सेम है, बॉडी ए केस 1 का सेम है, ठीक है। बॉडी भी देख लीजिए। अब इसमें क्या है, एक जो है एक ऑब्जेक्ट टेबल पे है और एक नीचे है, तो जो टेबल पर है उसके साथ एक और फोर्स का इजाफा होगा, वो होगी रिएक्शन फोर्स। हमने थर्ड लॉ में पढ़ा था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर एक बॉडी टेबल पे पड़ी हुई है, उसका वेट उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, बट अगर ऐसा तो नहीं ना कि वो टेबल तोड़ते हुए नीचे चली जाएगी, नहीं, उसको एक चीज़ जो है उसको बैलेंस भी कर रही है उसके वेट को, वो क्या है, रिएक्शन फोर्स होती है, आर उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन फोर्स वेट को कैंसिल कर देती है, जिसकी वजह से दोनों फोर्सेस खत्म हो जाती हैं और बॉडी टेबल पर एज इट इज़ पड़ी रह जाती है, ठीक है। तो बॉडी बी का हम देख लेंगे, वेट तो सेम रहेगा, पहली चीज़। दूसरा, टेंशन भी सेम रहेगा। तीसरा, एक और फोर्स की एडिशन हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये आर आ जाएगा। अब हम नेट फोर्स क्या करेंगे, T प्लस W2 प्लस माइनस, अब इसके साथ माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि W वेट हमेशा जो है वो वेट हमेशा पॉजिटिव होगा और रिएक्शन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए रिएक्शन यहाँ नेगेटिव में आया है, ठीक है। इसको हम लोग इसका क्या करेंगे, नेट फोर्स निकाल लेंगे। इक्वल है दोनों, क्या है, द वेट एंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट्स, हेंस से कैंसिल ईच अदर, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो हमारी अब ये दोनों कैंसिल हो गई हैं, ठीक है। अब जो फोर्स F2 बनी है वो क्या, F2 इज इक्वल्स टू T। इसी तरीके से हम सेकंड लॉ की इक्वेशन देख लेंगे, उसके बाद हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे। एक्सेलरेशन के क्या करेंगे, सेम केस 1 की तरह A और B को हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगी। और टेंशन के 2 मेथड है। अगर हम सिर्फ एक
एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन बी में पुट कर लेंगे तो हमारे पास टेंशन की फार्मूला आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, जब हम ए और बी को जिससे हमने केस 1 में किया था डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेंशन का फार्मूला। नेक्स्ट चीज़ है मोमेंटम क्या होता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर कितना मोशन है उसको हम मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ट्रक है, उसके अंदर बहुत सारा सामान लोड हुआ हुआ है और एक ट्रक है जो कि खाली है, तो जब हम रोकेंगे ट्रक को तो जो हैवी वाला है उसको रोकने में टाइम लगेगा और जो खाली वाला है वो आसानी से रुक जाएगा, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, मोमेंटम की वजह से हो रहा है। इसीलिए जो लोडेड ट्रक्स होते हैं उनको ये हुक्म होता है, उनको ये ऑर्डर होता है कि आप अपना ट्रक स्लो चलाएंगे, क्योंकि कभी भी रोकना होता है तो इसीलिए उनको टाइम लगता है। जैसे एक बाइक है उसको रोकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट एक ट्रेन को रोकने में भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, ठीक है। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी। एम क्या है, मास, और v क्या है, वेलोसिटी। इसका यूनिट होगा किलोग्राम मास से आया है और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से आया है। किलोग्राम पर मीटर सेकंड पर किलोग्राम पर जो है वो न्यूटन होता है, इसलिए इसका यूनिट न्यूटन सेकंड भी है, ठीक है, आपको याद रखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्व यानी कि सेम रहना। तो लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके बाहर कोई भी चीज़ उसको चेंज नहीं होगी, जो सेम रहेगा, जिसकी सारी कंडीशन सेम रहेंगी, टेम्परेचर, प्रेशर, एयर, सब कुछ सेम रहेगा उसका, तो वो क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। तो वो क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व। फॉर एग्जांपल कोई भी एक सिस्टम है, उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अब ये इसकी क्या है, स्टेटमेंट है, और ये इसकी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक जो है इसकी ये क्या है, इसकी है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये वाली इक्वेशन भी डिराइव करने के लिए आ सकती है, तो आपको इसको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है विद दिस डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम भी हमने करनी है। ये दो बॉडीज़ हैं, एक की इनिशियल वेलोसिटी हमने u से कह दी है, u1, एंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, फाइनल वेलोसिटी v1 v2। इन दोनों का क्या हुआ है, कोलिजन हुआ है। कोलिजन मतलब ये दोनों टकराई हैं। अब जब ये दोनों टकराई हैं तो क्या हुआ है, अच्छा ये देख लीजिए, टोटल हम लॉ क्या कहता है, टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हमने कहा कि किसी भी सिस्टम में मोमेंटम सेम रहेगा, तो मोमेंटम सेम किस तरह रहेगा, जो मोमेंटम कोलिजन से पहले था वो और जो मोमेंटम कोलिजन के बाद था वो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। लेट द बॉल्स ए एंड बी बी मूविंग अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटीज़ u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये दोनों सेम वेलोसिटीज़ से मूव कर रही हैं, ठीक है। अब u1 जो है हमें जब भी मोमेंटम पढ़ना है हमें एक चीज़ को थोड़ा हैवी करना है, ठीक है। तो हम u1 को क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे कि u1 जो है वो u2 से ग्रेटर हमने ये सपोज कर लिया, ठीक है। उसके बाद उन दोनों ने कोलिजन किया और फिर अब उनकी वेलोसिटीज़ क्या हुई हैं, v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन क्या था, m1 और u1 प्लस m2 u2। m1 m2 क्यों आया, क्योंकि हमें पता था कि p इज इक्वल्स टू mv होता है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि जो मोमेंटम का फॉर्मूला है वो mv है। तो बॉडी 1 के लिए क्या है, मास क्या है 1 और वेलोसिटी क्या है u1। बॉडी b के लिए इसी तरीके से m2 u2, और फाइनल में क्या हो जाएगा, फाइनल लिख लीजिए, एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, बिफोर ये है और आफ्टर क्या हो जाएगी, m1 v1 और m2 v2, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों बॉडीज़ क्या आ जाएंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इन दोनों फार्मूलेज को हम इक्वल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की इक्वेशन आ जाएगी, ये डिराइव करने के लिए आती है। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इफ़ अ बैलून इज़ ब्लोन अप एंड रिलीज इट फ्लाइज अराउंड द रूम। हम जब एक बैलून को उसमें हवा भर देंगे और उसको छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, रूम के अंदर फ्लाई करेगा। ड्यूरिंग फ्लाइट एयर स्केप्स फ्रॉम द बैलून इन वन डायरेक्शन व्हाइल इट मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द एयर एंड बैलून, ठीक है। इससे ये क्या हुआ कि जब भी हम किसी बैलून के अंदर हवा भरेंगे और उसको छोड़ देंगे बगैर टाइप किए तो उसके अंदर से एयर एक साइड से निकलेगी और बैलून हमेशा दूसरी साइड पर आएगा। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, द रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल क्या है, जब भी हम किसी गन से बुलेट को फायर करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसके रिकॉइल होता है उस गन का, वो सब भी किसकी वजह से मेंटेन रहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से रहता है, क्योंकि उस गन वाला सिस्टम जो पूरा है वो भी मोमेंटम की कंजर्वेशन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ अ गन एंड द बुलेट, ठीक है, यानी कि जिस स्पीड से बुलेट जाती है, जो उसका रिकॉइल होता है यानी कि वो जिसका कॉइल होता है वो दोबारा से किस तरह से होता है,
पीछे की साइड पर आता है। तो ये क्या है, जिस तरह बैलून आगे की तरफ जा रहा था, एयर आगे की तरफ जा रही थी और बैलून पीछे की तरफ, इसी तरीके से बुलेट यूँ जा रही है तो रिकॉइल यूँ हो रहा है। तो ये सब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि अगर एक तरफ से मोशन की वजह से कुछ चीज़ मूव कर रही है तो उसी इक्वल मोशन की वजह से बॉडी जो है अपना रिएक्शन दे रही है। बेसिकली ये क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रिक्शन लास्ट टॉपिक जो कि है वो करेंगे और इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।